गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11। पिछली क्लास में जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था आर्की बैक्टीरिया, है ना, कि आर्की बैक्टीरिया क्या है, साइनोबैक्टीरिया क्या है, तथा नीलहरित शैवाल। तथा नीलहरित शैवाल के बारे में भी बताया था कि ये नीलहरित शैवाल हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी भी हैं। तो ये हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं, यानी कि खाद के रूप में ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डिफरेंस, यानी कि जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल में अंतर। तो लिख लीजिए जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल में अंतर। डिफरेंस इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो आपने लिखा जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल में अंतर। जीवाणु क्या थे, यानी कि बैक्टीरिया क्या थी, और इसी प्रकार से एल्गी क्या है। बैक्टीरिया भी हमारे लिए खेती में बहुत उपयोगी है तथा नीलहरित शैवाल भी खेती के लिए बहुत उपयोगी माने जाते हैं। तो इसमें आप अंतर लिखेंगे और एक तरफ लिखेंगे जीवाणु तथा दूसरी तरफ लिखेंगे नीलहरित शैवाल। इस तरफ आप लिख दीजिए जीवाणु और इस तरफ लिख दीजिए नील हरित शैवाल। जीवाणु और इस तरफ लिखिए नीलहरित शैवाल। तो सबसे पहले जीवाणु में नंबर फर्स्ट लिखिए, ये प्रायः एक कोशिकीय होते हैं। ये प्रायः एक कोशिकीय होते हैं। कौन से एक कोशिकीय होते हैं? जीवाणु। अब इसमें लिखेंगे, नीलहरित में लिखेंगे ये एक कोशिकीय व ये एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय, ये एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय होते हैं। ये एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय होते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट में लिखेंगे, इनमें छोटी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। इनमें छोटी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। इसमें लिखेंगे, इनमें किलोनिय, इनमें किलोनिय अथवा तंतुमय कोशिकाएं होती हैं, अथवा तंतुमय कोशिकाएं होती हैं जो प्रोकैरियोटिक होती हैं, जो प्रोकैरियोटिक होती हैं। अब अगला पॉइंट लिखेंगे, जीवाणु में ये परपोषी होते हैं। ये परपोषी होते हैं तथा कुछ रसायन संश्लेषी। ये परपोषी होते हैं, इनमें कुछ रसायन संश्लेषी तथा कुछ
प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनमें कुछ रसायन संश्लेषी तथा कुछ प्रकाश संश्लेषी होते हैं। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, थर्ड पॉइंट लिखेंगे इसमें नीलज सवाल में, ये स्वापोषी होते हैं तथा इनमें परढरिम ए वर्णक पाया जाता है तथा इसमें परढरिम ए वर्णक पाया जाता है। ए वर्णक पाया जाता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, अधिकांश जीवाणुओं में कशाभ पाए जाते हैं। अधिकांश जीवाणुओं में कशाभ पाए जाते हैं। और नीरज में लिखेंगे कि इनमें कशाभ नहीं पाए जाते। तो आपने देखा कि इस तरीके से कोई जीवाणु हमने बताया था तो ये कशाभ था, लेकिन इनमें क्या नीरज में कोई भी कशाभ नहीं पाए जाते हैं। कोई भी कशाभ नहीं पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, जीवाणु स्वापोषी में फाइकोसाइनिन वर्णक का अभाव होता है। फाइकोसाइनिन वर्णक का अभाव होता है। यानी कि इसमें कोई भी वर्णक नहीं पाया जाता तो इनका रंग कैसा होता है? रंगीन नहीं होता है। लेकिन देखिए नील हरित में इनका रंग पाने के कारण इनका रंग कैसा हो जाता है? नील हरित। तो लिखिए फाइकोसाइनिन की उपस्थिति के कारण, नील हरित में लिखेंगे फाइकोसाइनिन की उपस्थिति के कारण, फाइकोसाइनिन की उपस्थिति के कारण इनका रंग नीला हरा हो जाता है। इनका रंग नीला हरा हो जाता है। अगला लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए संचित भोजन ग्लाइकोजन वॉल्यूटिन के कारण होते हैं। संचित भोजन ग्लाइकोजन वॉल्यूटिन के कारण होते हैं। इसमें लिखेंगे, इसमें मंड तथा साइनोफाइसियन स्टार्च भोजन के रूप में पाया जाता है। साइनोफाइसियन स्टार्च भोजन के रूप में पाया जाता है। अगला लिखिए, ये चल तथा अचल दोनों प्रकार के होते हैं। जीवाणु में लिखेंगे यानी कि जिसमें चल भी सकते हैं और नहीं भी चल सकते, तो लिखेंगे ये चल तथा अचल दोनों प्रकार के होते हैं। ये चल तथा अचल दोनों प्रकार के होते हैं। और इसमें लिखेंगे ये अचल प्रकार के होते हैं। नील हरित में लिखेंगे ये अचल प्रकार के होते हैं। अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, लिखेंगे ये पदार्थों के पुनः चक्रण में, ये पदार्थों के पुनः चक्रण में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें लिखेंगे ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, नीरज शैवाल तथा जीवाणु में अंतर। सभी को समझ में भी आ गया होगा। अब इसके आगे अगली हेडिंग है, इसका नाम है माइकोप्लाज्मा। लिखेंगे अगली हेडिंग है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा देखेंगे कि माइकोप्लाज्मा क्या है। माइकोप्लाज्मा में इसी तरीके का भी क्या है, एक जीव है। तो लिखिए माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे सूक्ष्म, माइकोप्लाज्मा सबसे सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक जीव है। माइकोप्लाज्मा सबसे सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक जीव है। इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। इस जीव की खोज 1898 में यानी कि 1898 में नोकार्ड व रॉक्स ने की थी। नोकार्ड व रॉक्स ने की थी। इन्हें प्लूरोनिमोनिया क्लोरोनिमोनिया सदृश जीव भी कहा जाता है। सदृश जीव भी कहा जाता है। तो देखा आपने, समझा कि माइकोप्लाज्मा क्या है। अब इसके आगे लिखेंगे माइकोप्लाज्मा के लक्षण व संरचना। निकालेंगे माइकोप्लाज्मा के लक्षण व संरचना। माइकोप्लाज्मा के लक्षण व संरचना। जर्नल कैरेक्टर्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा। जर्नल कैरेक्टर्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा। तो सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे इसमें। ये एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक गोलाकार अथवा अंडाकार होते हैं। प्रोकैरियोटिक गोलाकार अथवा अंडाकार होते हैं। जो होते हैं, लिख लिया। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, ये सड़े गले पदार्थों व पादपों
व पादपों तथा प्राणियों में पाए जाते हैं। पादपों तथा प्राणियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इनका रूप कई प्रकार का होता है। इनका रूप कई प्रकार का होता है जो संवर्धन माध्यम के अनुसार बदलता रहता है। इसीलिए इसे वनस्पति जगत का जोकर कहा जाता है। जोकर क्या करता है? कहीं दूसरी ड्रेस पहनकर आ गया, कहीं दूसरी ड्रेस पहनकर आ गया। इसी प्रकार से जो माइकोप्लाज्मा है, इसका आकार भी बदल जाता है, कहीं इस तरीके का दिखेगा, कहीं इस तरीके का दिखेगा। तो इसीलिए इसे वनस्पति का जोकर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसका आकार 100 से 500 नैनोमीटर तक होता है। इसका आकार 100 से 500 नैनोमीटर तक होता है। इन्हें जीवाणु फिल्टर से भी नहीं छाना जा सकता। जैसे जीवाणु फिल्टर आता है जिसमें बैक्टीरिया को छान लिया जाता है, जिसमें बैक्टीरिया ऊपर रह जाती है, लेकिन ये इतना सूक्ष्म है माइकोप्लाज्मा कि जीवाणु फिल्टर से भी ये नहीं छनेगा, यानी कि उससे भी ये बाहर निकल जाएगा। जैसे आप लोग चाय छानते, छन्नी में चाय ऊपर रह जाती है और लिक्विड नीचे गिर जाता है, लेकिन ये इतना सूक्ष्म है जिसे हम देख भी नहीं सकते, सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और एक छनत्र आता है, उससे छान सकते हैं, लेकिन ये इतना सूक्ष्म है, कौन? माइकोप्लाज्मा, ये वो उस छनत्र से भी नहीं छनेगा। तो अगला पॉइंट लिखे, ये परजीवी व मृतोपजीवी प्रकृति के होते हैं। ये परजीवी व मृतोपजीवी प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इनका कोशिका द्रव्य लाइपोप्रोटीन झिल्ली से घिरा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इनमें डीएनए व आरएनए पाए जाते हैं। आरएनए घुलित अवस्था में होते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, इनमें राइबोसोम उपस्थित होता है। अगला पॉइंट, ये ग्राम धनात्मक होते हैं। तो ये तो आपने लिख लिया इसके लक्षण। अब हम इसकी आपको बना रहे हैं संरचना, जो कि आपको बनानी है। तो देखिए,
बाहरी परत है वो है लिपोप्रोटीन की, लिपोप्रोटीन झिल्ली, और कितनी परत की है? 3 परत, 3 परत, ठीक है। दूसरी है घुलनशील प्रोटीन, घुलनशील प्रोटीन। तीसरी है डीएनए द्विसूत्री बलयाकार, द्विसूत्री बलयाकार। ये है राइबोसोम, राइबोसोम, और ये है घुलनशील आरएनए। घुलनशील आरएनए तो लिख बना लीजिए डायग्राम। इसका नाम है माइकोप्लाज्मा कोशिका का इलेक्ट्रॉनिक, माइकोप्लाज्मा कोशिका का इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी चित्र। नोट कर लीजिए, इसे बना लीजिए। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो बताया गया इस प्रकार की संरचना दिखाई दे रही है माइकोप्लाज्मा की, जिसमें जो आपको 3 लेयर देख रहे हैं यहाँ पर, तो 3 झिल्ली की परत है जिसे हम कहते हैं लिपोप्रोटीन। फिर ये अंदर आप देख रहे हैं इस प्रकार से, ये आप देख रहे हैं गोले गोले से बने हुए हैं। तो ये क्या है? ये घुलनशील प्रोटीन है जो इसके अंदर घुल चुकी है माइकोप्लाज्मा के अंदर। और आप देख रहे हैं कि ये द्विसूत्री संरचना इस तरीके की जो घूमी हुई है वो है डीएनए द्विसूत्री बलयाकार। इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर छोटे छोटे से बिंदु रखे हुए हैं, तो वो कहलाते हैं राइबोसोम तथा जो अंदर इसके अंदर जो इस तरीके से अवस्था में है वो है घुलनशील आरएनए। तो इस डायग्राम का पूरा चित्र का नाम है माइकोप्लाज्मा कोशिका का इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी चित्र। इसे बना लीजिए, कल इसके बाद फिर अगला टॉपिक पढ़ाएंगे।